गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एक बार फिर से सोशल साइंस की क्लास में हम इकट्ठे हैं और हम ज्योग्राफी का चैप्टर 4 कृषि पढ़ रहे हैं और आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसका लास्ट जो टॉपिक है इस लेसन का वो है खाद्य सुरक्षा। खाद्य यानी खाने पीने की चीज़ें और उसकी सुरक्षा हम कैसे अपने बहुत से निर्धन परिवारों तक पहुंचाते हैं या पहुंचा सकते हैं, ये इस थीम में हम पढ़ेंगे। खाद्य सुरक्षा। आप जानते हैं कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता वो सभी को चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, भोजन सबको चाहिए, है ना। और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे, यानी ऐसा एक बैलेंस डाइट प्रत्येक नागरिक को हमारे देश के मिलनी चाहिए। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को यह उपलब्ध नहीं होता है तो इसका मतलब वो भाग जो गरीब लोग हैं या गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, अगर उनको ये भोजन नहीं मिलता तो वो गरीबी रेखा से नीचे होने के कारण खाद्य सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं। हमारे देश के कुछ प्रदेशों जैसे आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्य हैं, यानी फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ राज्य ऐसे हैं और वहाँ पर निर्धनता बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। वहाँ उन लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनको खाद्य सुरक्षा प्रदान नहीं की जा पा रही है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है वो राज्य। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की। जब देखा कि देश में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, जैसे उड़ीसा है, बिहार है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कि लोगों को खाद्य सुरक्षा नहीं मिल रही है, पूरा भोजन नहीं मिल रहा है, 3 समय का खाना नहीं मिल रहा है, तो सरकार ने बड़ी सावधानी पूर्वक वहां पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की। और इसके 2 घटक है जो सरकार ने शुरू करी, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये दोनों हम 9th में पढ़ चुके हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक में हम जानते हैं कि सरकार जो है किसानों से एक मूल्य पे सामान खरीदती है, अनाज वगैरह, और अपने स्टॉक में रखती है ना, स्टोर करती है। और फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए, यानी कि जो सरकारी दुकानें होती हैं, उचित दर की दुकान जिनको बोलते हैं राशन की दुकान, वहाँ पर उचित मूल्य पे गरीब लोगों को ये मुहैया कराया जाता है राशन, ठीक है ना। तो ये है भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने। क्यों सरकार ने बनाया? ताकि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को सामान्य रूप से सामान्य कीमत पर भोजन प्राप्त हो सके। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था एफसीआई करती है, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका भंडारण करती है, बफर स्टॉक बनाती है। और इसके बाद इस जो बफर स्टॉक है इसके जरिए से सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित की जाती है। लोगों को राशन की दुकानों के जरिए उचित कीमत पर लोगों को ये राशन दिया जाता है। एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है। तो ये कैसे करती है? सरकार जो है मूल्य फिक्स कर देती है और किसानों से उस मूल्य पर वो खरीद लेती है। सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशों पर सब्सिडीज उपलब्ध कराती है। अब इन सब्सिडीज का बोझ उठाना असहनीय हो रहा है और इससे इन दुर्लभ निवेशों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हो रहा है। सरकार तो पूरी कोशिश करी लेकिन बीच बीच में इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से, यानी मिस यूज से, जल क्रांतता, लवणता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऊंचा न्यूनतम समर्थन मूल्य निवेशों में सहायकी और एफसीआई द्वारा शर्तियां खरीदने शस्य प्रारूप को बिगाड़ दिया है। यानी हर किसान अभी चाहता है कि उसको ज़्यादा महंगी कीमत में बेचे अपने सामान को, और सरकार एक रेट फिक्स रखती है, तो उससे किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है और किसान जो है इस चीज़ से धीरे धीरे दूर हो रहा है। हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में कि अब तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, प्रथम क्षेत्र यानी जो कि कृषि है उसमें लोग कम हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिलता है उसके लिए गेहूं और चावल की अधिक फसलें उगाई जाती हैं। पंजाब और हरियाणा इसके अग्रणी उदाहरण हैं। यानी गेहूं और चावल मैक्सिमम मात्रा में सरकार खरीदती है और इसके लिए राज्य जो है मेन है वो पंजाब और हरियाणा जो इसको उगाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उपभोक्ताओं को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, बीपीएल और एपीएल, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे है और जो गरीबी रेखा से ऊपर है, 2 वर्गों में बांटा गया है। लेकिन ये जो वर्गीकरण है पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि इससे अनेक हकदार गरीब लोग भी बीपीएल वर्ग से बाहर हो गए हैं।
यानी कई बार ऐसा होता है कि जो किसान पहले एपीएल में थे, अबव पॉवर्टी लाइन में थे, लेकिन कई बार फसल खराब होने की वजह से वो भी बीपीएल में आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि एपीएल का कार्ड उनका बन चुका तो बीपीएल का फायदा उठा नहीं पाते हैं जब फसल खराब हो जाती है। इसी प्रकार से जो बीपीएल में है उन लोगों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। कई एपीएल श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने से ही बीपीएल श्रेणी में आ जाते हैं और प्रशासकीय दृष्टि से ऐसे परिवर्तनों को समायोजित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि एक बार जब कार्ड बन जाता है उसको फिर इधर उधर करना थोड़ा सा सरकार के लिए भी मुश्किल होता है। तो ये जो वितरण हुआ है, ये जो बांटा गया है दो ग्रुप्स में, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही हैं। यदि सरकार उपयुक्त कृषि अवसंरचनाओं ऋणों की सुविधा उपलब्ध कराती है और नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देती तो प्रत्येक जिला और ब्लॉक को खाद्यान्नों के पैदावार में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यानी वही कह रहे हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं 7th से, कि लोग जो हैं छोटे किसान जो जमींदारों से ऋण लेते हैं और वो बड़ी महंगी दरों पे देते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि यदि सरकार उचित कीमत पर किसानों को ऋण उपलब्ध करा दे तो आत्मनिर्भर उनको बनाया जा सकता है। केवल गेहूं और चावल पर ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाली और खाद्य फसलों को बढ़ावा भी दिया जाना चाहिए ताकि उनमें भी वृद्धि हो सके। सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं, और भी ऐसे फल भी होते हैं और भी फसलें, उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। सिंचाई सुविधाओं और बिजली उपलब्ध कराने जैसे आवश्यक अवसंरचनाओं को बढ़ावा देने से कृषि में निजी पूंजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी सरकार को ये करना चाहिए कि बिजली भी कम कीमत पर उनको सुविधा दे और भी जैसे सिंचाई की सुविधाएं वो भी उनको दे। सतत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और अनाजों के व्यापार को बंधन से मुक्ति से भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी भी घटेगी। इस तरीके से अगर सरकार ये कदम उठाती है, अब उन्हें डिपेंड करना पड़ता है लोन के लिए ज़मींदारों पे, बड़े बड़े किसानों के ऊपर, और वो बहुत महंगी दरों पे देते। तो सरकार को चाहिए कि वो इन किसानों को, और सरकार कर भी रही है, कोशिश कर रही है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऋण की उन्हें ज़रूरत है तो वो सरकारी बैंक से ही ले। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियों, तिलहनों, औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। यानी सिर्फ अनाज ही नहीं उगता वहाँ पर, तिलहन यानी तेल वाली फसलें भी बहुत उगाई जाती हैं, फल भी उगाए जाते हैं और सब्जियां भी उगाई जाती हैं, दालें भी उगाई जाती हैं। तो इनमें भी सरकार को उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। इससे अनाज और दालों के अंतर्गत निवल बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ किसान प्रथम क्षेत्र को छोड़ के तृतीय क्षेत्र में या द्वितीय क्षेत्र में आ रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, हमारे देश के सामने एक समस्या है। भूमि के हाउसिंग इत्यादि जैसे गैर कृषि भूउपयोगों और कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए निवल क्षेत्र में कमी आई है। भूमि की उत्पादकता ने घटती प्रवृत्ति दर्शानी आरंभ कर दी है। उर्वरक, पीड़कनाशी, कीटनाशी जिन्होंने कभी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत किए थे को अब मिट्टी के निम्नीकरण का दोषी माना जा रहा है। एक और मुख्य कारण है भूमि निम्नीकरण, कि क्यों किसान खेती से अलग हो रहे हैं या क्यों खेती में इतना बढ़ावा या इतनी वृद्धि नहीं हो रही है। इसका एक अलग कारण है भूमि निम्नीकरण, यानी भूमि का कटाव भी इसको हम बोल सकते हैं कि फसल उगाना मुश्किल होता है। किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के कारण जल सघन फसलें उगाने के लिए कुछ क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए अधिकाधिक भूमिगत जल को पंपों के द्वारा निकालने का प्रोत्साहन मिला। मोटर लगा के पंप निकाल के जमीन से पानी निकालते, जब बिजली उनको मुफ्त में मिलने लगी तो ऐसे मोटरें लगा ली हैं किसानों ने। कम वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब में चावल और महाराष्ट्र में गन्ने की खेती इसके उदाहरण है। चावल की और गन्ने की खेती को बहुत पानी चाहिए होता है, तो जब चावल के लिए उन्हें पूरा पानी नहीं मिलता तो लोगों ने पंप लगा दिए। ऐसी गन्ने की खेती के लिए लोगों ने पंप लगाए ताकि जमीन से पानी खींचा जा सके। इससे भूमिगत जल जो है उस जल का भंडारण कम होता जा रहा है, यानी बहुत नीचे तक पानी चलता जा रहा है, नीचे चला गया है काफी। परिणाम स्वरूप कई कुएं नलकूप सूख गए हैं। इसकी वजह से नल सूख गए हैं, नलकूप सूख गए हैं, कुएं सूख गए हैं, क्योंकि लोगों ने मोटरें लगा लगा के पानी सारा जमीन के नीचे से खींचना शुरू कर दिया है। इससे सीमांत और छोटे किसान कृषि छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये भी एक समस्या है लोगों के सामने कि लोग प्रथम क्षेत्र को छोड़ के द्वितीय तृतीय क्षेत्र में आ रहे हैं। बड़े किसानों को उनके गहरे नलकूपों से अभी भी पानी उपलब्ध है, परंतु बहुत सारे दूसरे किसान जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। अपर्याप्त भंडारण सुविधा और बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित होते जा रहे हैं, यानी बड़े डिस्करेज हो रहे हैं। इस प्रकार किसान उत्पादन और बाजार की अनियमितता से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और उनका दोहरा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। एक तो उन्हें कृषि लागतों जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरकों इत्यादि के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं, बीज वगैरह बहुत महंगे हो गए हैं, और दूसरा
खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और फिर जब फसल उग जाती है तो उसको महंगे दामों पे बेचने के लिए भी उन्हें थोड़ा सा संघर्ष, स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर एक और समस्या वैश्वीकरण। हम जानते हैं जैसे अंग्रेज हमारे देश में आए थे, यूरोपियन कंट्रीज हमारे देश में आई थी, तो यहाँ के मसालों को अट्रैक्ट उन्होंने किया था, और मसालों को देखकर वो आए थे, और फिर हमारे मसालों को बाहर के देशों में निर्यात किया जाता था। ज़्यादातर साउथ इंडिया में गरम मसाले उगाए जाते हैं, तो आज भी गरम मसाले जो है निर्यात किए जाते हैं। दूसरा, कपास को देखकर अंग्रेज यहाँ पर आए थे ना, कपास, कॉटन, सूती वस्त्र हमारे देश का बहुत फेमस था, तो आज भी कपास को जो है बाहर बेचा जा रहा है। लेकिन क्योंकि अब ये फसलें दूसरे देश भी उगाने लगे, तो इतनी ज़्यादा डिमांड हमारे देश के गरम मसालों की, कपास की नहीं रह गई, तो किसानों को थोड़ा सा वहाँ भी डिस्करेजमेंट मिला है। 1990 के बाद, वैश्वीकरण के बाद भारतीय किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बाद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे हैं हमारे देश के किसान। आज भारतीय किसान जो दो राह पर खड़े हैं। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना, तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारनी पड़ेगी। भाई बड़े किसान तो ऑलरेडी वो लोग स्टैब्लिश्ड हैं, लेकिन छोटे किसान और सीमांत किसानों की स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है, इसलिए हमारे देश में ये ज़रूरी है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द, जीन क्रांति क्या है? जननिक इंजीनियरी बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार है ये जीन क्रांति पे। एक हरित क्रांति चली थी पहले, आज जीन क्रांति के नए नए बीजों का, उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है इस प्रकार से। और आजकल एक और कृषि आ रही है जिसको कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कृषि बोलते हैं, जिसमें कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, यानी कीटनाशक नहीं होते इसमें खाद की भी जरूरत नहीं होती है, और ऑर्गेनिक इसको कृषि बोलते हैं। इसके नकारात्मक प्रभाव है कि इनको अगर कीटनाशक ना डाला जाए या इनको बिना रसायनों के उगाया जाए तो ये उग सकते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में। कुछ किसान ये कहने में पहले भी सीखा है 7th 8th में कि जमीन का एक टुकड़ा है, जब पिता मर जाता तो वही टुकड़ा, अगर 2 बेटे तो 2 में बढ़ गया, फिर मतलब जमीन छोटी छोटी होती जा रही है और उस पर ज्यादा हम फसल कैसे उगा सकते हैं, और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो कुछ समस्याएं कृषि के सामने आज खड़ी हैं, उन समस्याओं का निवारण होना जरूरी है, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा देश जो है प्रथम क्षेत्र से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये करना ज़रूरी है, सरकार को इसके लिए कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये हमें करना ज़रूरी है। इसमें क्वेश्चन ये आया कि जो दूसरे देश हैं जैसे चिली है, इजराइल है या इटली है, इन लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार किया है। वो सिर्फ अनाज, दालें, फल इन पे डिपेंड नहीं करते, सब्जियों पर। वो लोग कुछ और फसलें भी उगाते हैं, जैसे शराब है या जैतून, उसके विशेषकर बीज। तो क्या हमारे देश में हम ये उगाकर निर्यात कर सकते हैं? ये एक प्रश्न है, क्योंकि हमारे देश में अगर हम शराब उगाते हैं, अगर हम फल उगाते हैं, या जैतून बहुत महंगा होता है उसको उगाते हैं, तो पहले हमारे देश में तो बेटा जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हम समझ सकते हैं कि लोग अपने आप ही इसमें खो जाएंगे, तो हम निर्यात क्या करेंगे? तो इससे हमारे देश को इनकम तो होगी नहीं, लोग बिगड़ और जाएंगे। तो क्या हम ये कर सकते हैं? ये एक सवाल आज हमारे सामने खड़ा है। मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूँगी, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूँगी, आज सिर्फ क्वेश्चंस भेजूँगी, आंसर तुम्हें खुद लिखना है ढूंढ कर, ठीक है ना? अपना ध्यान रखना है, घर पर आना। नेक्स्ट वीक जब मिलेंगे तो नया चैप्टर शुरू करेंगे।